बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 5 रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन। नाम ही से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि नाम में पहली बात ये समझनी है कि रोटेशनल और सर्कुलर मोशन में फ़र्क क्या है। ठीक है ना। सेम चीज़ आप लोगों को चैप्टर नंबर 7 के शुरू में मिलती है कि नाम बड़ा मज़े का है। ऑसिलेशन और वाइब्रेशन में क्या फ़र्क है, तो हम इस चीज़ को मद्देनजर रखेंगे। ठीक है। द फर्स्ट थिंग इज रोटेशनल और सर्कुलर मोशन। इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जिनको मैं बेस टर्मिनोलॉजीज कहूँगा कि इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए उनका समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उन्हें हम अंडरस्टैंड कर लेंगे पहले से। मैंने पहले से उनको इनलिस्ट किया हुआ है। मैं आपके पास रिजिड बॉडी क्या है, पॉइंट मास क्या होता है, रोटेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन, रेवोल्यूशन या ऑर्बिटल मोशन, एक्सिस ऑफ एंगुलर मोशन और प्लेन ऑफ एंगुलर मोशन या मोशन, और फिर स्पेशली उधर जाके मैं वेक्टर्स की दो टाइप्स के ऊपर बात करूंगा विच आर प्रॉपर एंड एक्सियल वेक्टर्स। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज अ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी किसे कहते हैं? रिजिड बॉडी इट इज अ collection of point masses whose interatomic distance remains constant even under the application of the influence of external force। रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी है, रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी है जो कि बहुत से पॉइंट मासेस पर मुश्तमिल है, छोटे छोटे मासेस पर मुश्तमिल है। ठीक है। और अगर आप इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर भी दो तो इसका इन पॉइंट मासेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो चेंज यानी कंप्रेस नहीं होगी। जैसे मैं आपको कह सकता हूँ कि आपकी क्लास में मौजूद ये एक रिजिड बॉडी है। ठीक है। जब देखो मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा तो क्या ये कंप्रेस हुआ? नहीं। जितनी फोर्स मैंने एक पार्टिकल पर लगाई उतनी ही फोर्स सारे पार्टिकल्स पर लगी। इसकी वजह क्या है कि इन पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंस कांस्टेंट है, इनकी बॉन्ड लेंथ चेंज नहीं होती। अच्छा, ब्रिक, ईंट, ये भी एक रिजिड बॉडी है। या डस्टर कहाँ पे? टू दैट साइड। ये डस्टर भी एक रिजिड बॉडी है। ये दिस इज अ रिजिड बॉडी। क्यों? जब आप इसके ऊपर फोर्स लगाओगे तो इन पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। ठीक है। सो स्टोन्स, ब्रिक्स, इवन योर चेयर, इवन योर मीटर रॉड, इवन दिस पेन, मार्कर, इनके ऊपर अगर आप स्मॉल अमाउंट्स ऑफ फोर्स लगाएं तो ये दे डू नॉट अंडरगो कंप्रेशन जब तक ये दो साइड से फोर्स चलेगी। तो ये सारे एज अ रिजिड बॉडी बिहेव कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, तो रिजिड बॉडी की निशानी क्या है? पहली निशानी ये, इट इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट मासेस। इट इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट मासेस। ये पॉइंट मासेस का कलेक्शन है। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट मासेस remains constant। distance between point masses remain constant even when external force is non-zero। ये रिजिड बॉडी की निशानी होगी। ठीक है। What is a point mass? तो point mass, a mass which approaches to zero, यानी ये बहुत स्मॉल मास होगा। डेल्टा m is approaching to zero। रिमेंबर ये सिंबल मैंने पहले भी इस्तेमाल किया था इंस्टेंटेनियस के लिए। डेल्टा t approaching to zero which never meant कि डेल्टा t जीरो हो जाएगा, which always meant कि डेल्टा t बहुत स्मॉल होगा। इसी तरह यहाँ पर भी डेल्टा m बहुत स्मॉल मास है। अगर ये बहुत स्मॉल है तो फिर ये डायमेंशनलेस भी है। इट इज डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस का क्या मतलब है? नो शेप एंड साइज। नो शेप एंड, ना हम इसके शेप के बारे में जानते हैं और ना इसका साइज बता सकते हैं। ये इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल है, इतना छोटा है कि हम इसकी शेप और डायमेंशन रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, तो एक और निशानी ये है कि अगर दो मासेस के दरमियान डिस्टेंस उनके साइज के मुकाबले में बहुत ज्यादा हो जाए, जैसे देखें ये एक मास है ये बहुत छोटा सा लेकिन मैं बड़ा दिखा रहा हूँ, ये दूसरा मास है और ये इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस है।
तो अगर इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है बहुत ज्यादा है इन दोनों के साइज से, तो फिर ये दोनों एक दूसरे के लिए कैसे बिहेव करेंगे? एज अ पॉइंट मास। अब मैं आपको बताता हूँ, बताइए क्या मैं एक पॉइंट मास हूं? नहीं। क्यों? आप मेरे साइज के बारे में बता सकते हो, मेरी शेप के बारे में बता सकते हो, लेकिन सोचो अगर मैं आपसे बहुत दूर जाना शुरू हो जाऊं तो क्या होगा? जैसे जैसे आपके और मेरे दरमियान फासला बढ़ता जाएगा, मुझे आपकी डायमेंशंस की इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो अगर हम दोनों एक दूसरे से बहुत दूर चले जाएं, तो हम दोनों के साइज के मुकाबले में डिस्टेंस बहुत ज्यादा होने पर हम दोनों एक दूसरे के लिए एज अ पॉइंट मास बिहेव करेंगे। अच्छा, क्या अर्थ एक पॉइंट मास है? अर्थ, लेकिन ये पोजीशन एक्सीलेंट। द पॉइंट इज कि ये पोजीशन पे डिपेंड करेगा कि अगर आप रेफरेंस पॉइंट आपका बहुत दूर है, आप उसको बहुत दूर से जाके देख रहे हो, मिसाल के तौर पे आप उसको सन के करीब जाके देख रहे हो, तो अर्थ आपको एक पॉइंट मास नजर आएगी। या सन और अर्थ भी एक दूसरे के लिए ऐसा पॉइंट मास बिहेव कर रहे हैं, या अर्थ और मून भी एक दूसरे के लिए ऐसा पॉइंट मास बिहेव कर रहे हैं। जब कोई परिंदा बहुत दूर चला जाता है तो हमें नहीं पता चलता वो चील है, वो कौवा है, वो बाज है, वो कबूतर है, तो अब हम उसकी डायमेंशन नहीं बता सकते, तो हमारे लिए ऐसा पॉइंट मास बिहेव कर रहा होगा। समझ आ गई? तो या तो बहुत छोटा हो या फिर है बड़ा लेकिन डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाए, तो एज अ पॉइंट मास बिहेव करता है। अच्छा, नाउ वी आर रेडी टू डिफाइन रोटेशनल मोशन। कंसीडर कीजिए, ये आपके पास एक डिस्क है, ठीक है, लाइक दिस इज अ डिस्क। ये डिस्क एक रिजिड बॉडी है और ये बहुत से पॉइंट मासेस से मिलके बनी हुई है। इसके अंदर बेपनाह पॉइंट मासेस मौजूद हैं, ठीक है। अब अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये डिस्क एक इमेजिनरी लाइन के अबाउट मूव कर रही है इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, तो फिर ये इमेजिनरी लाइन क्या कहलाएगी? एक्सिस ऑफ एंगुलर मोशन। This imaginary line is called, it is an imaginary line about which particles are in angular motion. ये एक इमेजिनरी लाइन है जिसके अबाउट पार्टिकल्स एंगुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अब ये डिस्क एक रिजिड बॉडी है और जब ये रिजिड बॉडी अपने इंटरनल एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोशन करेगी, तो इस रिजिड बॉडी के इस मोशन को क्या कहेंगे? रोटेशनल मोशन और स्पिनिंग मोशन। किसी एक को ब्रिंग वन पॉइंट मास इन फोकस, इसको जरा इन फोकस लेके आओ, तो क्या ये इसका पाथ होगा कि नहीं होगा? इसी तरह तमाम पार्टिकल्स का ये पाथ होगा। तो अब रिजिड बॉडी के अंदर मौजूद तमाम पॉइंट मासेस क्या कर रहे हैं? एंगुलर मोशन कर रहे हैं अबाउट एन इंटरनल एक्सिस। और एक बात नोटिस करो कि यहाँ पे तमाम पार्टिकल्स का जो पोजीशन वेक्टर है या पोजीशन है वो इस एक्सिस से कांस्टेंट रहेगी। तो रोटेशनल मोशन की क्या निशानी होगी? इट इज एंगुलर मोशन of a rigid body about an internal axis, about an इंटरनल एक्सिस। ये एंगुलर मोशन है एक रिजिड बॉडी का, यानी इस वक्त पूरी बॉडी का मोशन, पूरी रिजिड बॉडी का मोशन, इस एक्सटेंडेड बॉडी का मोशन क्या कहला रहा है? क्या कहला रहा है? रोटेशनल मोशन कहला रही है। इसको स्पिनिंग मोशन भी कहते हैं। और ये याद रखिए, इस वक्त एक्सिस बॉडी के अंदर से पास हो रहा है। एक्सिस ऑफ एंगुलर मोशन इज पासिंग इनसाइड द बॉडी। ये अब सेंटर से पास हो या किसी भी पॉइंट से पास हो, अंदर कोई भी पॉइंट हो उससे पास हो, जो पॉइंट साइड पर हो, दरमियान में हो, उस साइड पर हो, कहीं पर भी हो, ये मोशन हमारे पास रोटेशनल मोशन कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, जब ये रिजिड बॉडी रोटेशनल मोशन कर रही है तो इसके अंदर मौजूद हर पॉइंट मास सर्कुलर मोशन कर रहा है। जब ये एक्सटेंडेड बॉडी या रिजिड बॉडी रोटेशनल मोशन कर रही है तो इसके अंदर मौजूद हर पॉइंट मास जो मोशन कर रहा है वो कौन सा है? सर्कुलर मोशन है।
अब ये बताओ कि रोटेशनल और सर्कुलर मोशन में क्या फर्क है? तो रोटेशनल मोशन इज द एंगुलर मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट एन इंटरनल एक्सिस। लेकिन सर्कुलर मोशन के बारे में क्या लिखेंगे? इट इज एंगुलर मोशन ऑफ अ पॉइंट मास। इट इज एंगुलर मोशन ऑफ अ पॉइंट मास about an axis या फिक्स्ड एक्सिस आप कह सकते हो, ठीक है। अब ये कहने की जरूरत ही नहीं है कि एक्सटर्नल एक्सिस, क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि पॉइंट मास तो इतना छोटा है कि उसकी डायमेंशन, तो उसमें से तो आप एक्सिस पास नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने यहां पर ये कहने की जरूरत ही नहीं महसूस की, क्योंकि ये मास बहुत छोटा है, डायमेंशनलेस है। तो जब ये मास, जैसे कि ये पॉइंट मास एक रिजिड बॉडी का हिस्सा है, तो जब रिजिड बॉडी रोटेशनल मोशन करेगी तो उस रिजिड बॉडी का हर पॉइंट मास सर्कुलर मोशन करेगा। अब इसकी बड़ी बेस्ट एग्जांपल देता हूं आपको। देखें ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ है, और अर्थ फर्ज करो कि यूं एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मूव कर रही है। ये अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। हम सारे अर्थ की सरफेस पर मौजूद हैं। फर्ज कीजिए कि यहां पर आप खड़े हैं, ठीक है। अर्थ पॉइंट मास है या रिजिड बॉडी? मेरे लिए तो रिजिड बॉडी है, ठीक है। मैं अर्थ से इतना दूर नहीं गया कि वो मुझे डायमेंशनलेस नजर आए, ठीक है। अच्छा, लेकिन मैं अर्थ के लिए पॉइंट मास हूं, क्योंकि मेरा मास अर्थ के मास के मुकाबले में बहुत कम है, नेग्लिजिबल है। अर्थ का मास 6 × 10⁻24 kg, और हमारा मास, हम बहुत भी जोर लगा लें तो क्या हो जाएगा? हमारे सबसे हैवी ह्यूमन बीइंग भी जो है वो 200 किलो तक चले जाएंगे, जिनकी हाइट भी ज़्यादा है और मस्कुलर भी है। वरना हम सारे तो 55 kg अमूमन करीब सी कौम है सारी। तो अब हम पॉइंट मास हैं और अर्थ रिजिड बॉडी है। तो जब अर्थ रोटेशन कर रही है तो हम सारे सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। समझ आई? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ओके। फिर अर्थ के रोटेशनल मोशन की वजह से सीजन चेंज होता है या डे एंड नाइट की चेंजेस आती हैं? रोटेशनल मोशन की वजह से डे एंड नाइट, दिन रात का तगय्युर, दिन रात में और रात दिन में जो बदल रहा है, ये अर्थ के रोटेशनल मोशन की वजह से बदल रहा है, क्योंकि अर्थ इज ऑल्सो रिवॉल्विंग अराउंड द सन। तो अर्थ के रेवोल्यूशन की वजह से सीजन चेंजेस होती हैं, लेकिन इस रोटेशनल या स्पिन मोशन की वजह से डे नाइट चेंजेस आती हैं, ठीक है। जैसे कि फर्ज करो ना, सन अगर इस तरफ है, इधर कहीं पे बहुत दूर, ये अर्थ है, मैं अर्थ में हूं, लेकिन सन बहुत दूर है तो मुझे बहुत छोटा नजर आ रहा है, ठीक है। ये मत समझना कि आजकल सन का साइज जो है ना अर्थ से बहुत छोटा हो गया, हाँ, ऐसा नहीं हुआ। मैं मानता हूँ हुकूमत बदल गई है, लेकिन सन अभी भी साइज में बहुत बड़ा है, हम अर्थ से देख रहे हैं उसको। अब इधर से तो सारी लाइट आ रही है, तो अब इधर देखो, अर्थ का सिर्फ इतना हिस्सा ब्राइटन है, समझ आ रही है, और वहां पे रात है। तो जब ये रोटेशन करेगा तो फिर रात दिन में, और दिन, कुरान की आयत है ना कि हम दिन को रात से और रात को दिन से बदलते हैं, ठीक है। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट थिंग, रेवोल्यूशन ऑफ ऑर्बिटल मोशन। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज एंगुलर मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट एक्सटर्नल एक्सिस। Orbital motion is the angular motion of a rigid body about external axis। तो अब देखो ना, अर्थ सन की गिर्द एक ऑर्बिट में, सॉरी ये नहीं देना मुझे, ऑर्बिट बना देते हैं, उधर ले जाके बना देते हैं। तो मिसाल के तौर पे ये सन है, तो सन की गिर्द अर्थ यूं रिवॉल्व कर रही है लाइक दिस। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां पर है? सन के सेंटर पर है, और अर्थ सन की गिर्द घूमती चली जा रही है। तो अर्थ एक रिजिड बॉडी है, और इस रिजिड बॉडी का मोशन अबाउट द सन इज कॉल्ड ऑर्बिटल या रेवोल्यूशन मोशन। इसकी कोई एग्जांपल भी है, जैसे मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस,
दैट इज आल्सो एन ऑर्बिटल मोशन। ठीक है, अच्छा एक्सिस ऑफ रोटेशन हम डिफाइन कर चुके हैं, प्लेन ऑफ रोटेशन को डिफाइन करते हैं जरा। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अच्छा तो ये देखिए, फर्ज करेंगे ये आपके पास एक डिस्क है और तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन किसके अलोंग है? वाई के अलोंग। तो इसका प्लेन ऑफ रोटेशन क्या है? एक्स जेड। ये कौन से प्लेन में रोटेट कर रही है? एक्स जेड प्लेन में रोटेट कर रही है। ठीक है, इसी तरह अगर आप एक और एक्सिस बना लेते हैं, ये एक्स वाई और ये जेड यूजुअली यूं होता है, और आपके पास एक डिस्क है जो कि एंटी क्लॉकवाइज सेंस में यूं रोटेट कर रही है। अब बताओ ये कौन से प्लेन में रोटेट कर रही है? इसका एक्सिस यूं है, ये एक्स वाई प्लेन में रोटेट कर रही है, तो ये इसका प्लेन ऑफ रोटेशन हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखो, आपको एक्सिस का पता चल जाए तो प्लेन ऑफ रोटेशन को खुद पता चल जाता है। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन वाई के अलोंग है तो प्लेन एक्स जेड, अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन जेड के अलोंग है तो प्लेन एक्स वाई प्लेन होगा, और अगर बॉडी यहां पर है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में तो उसका प्लेन वाई जेड है और एक्सिस एक्स के अलोंग जा रहा है। समझ आ गई? अच्छा अब एक जबरदस्त बात चैप्टर 2 में आप लोगों को बताई भी थी कि वेक्टर्स दो किस्म के होते हैं। कौन कौन से? प्रॉपर और एक्सियल वेक्टर्स। तो मैंने आपको कहा था कि अभी पढ़ लें चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 में सारे प्रॉपर वेक्टर्स आ रहे हैं और चैप्टर नंबर 5 में सारे एक्सियल वेक्टर्स आ जाएंगे। एक्सियल वेक्टर्स क्या होते हैं? जिनकी डायरेक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग हो। जैसे चैप्टर 2 में टॉर्क पढ़ी थी, और टॉर्क की डायरेक्शन हम कैसे फाइंड करते थे? इफ यू रिमेंबर, मैं एक डायग्राम बनाता हूं, इफ यू कैन रिकॉल, सो टेल मी। ये एक डोर है एंड वी नीड टू शट दिस डोर। इस डोर को शट करने के लिए, क्लोज करने के लिए इस तरफ हम एंटी क्लॉकवाइज सेंस में इसको बंद करेंगे ना। ठीक है, तो अब यहां पे था आपका मोमेंट आर्म, इस तरह लगा दी थी आपने फोर्स, तो ये मोमेंट आर्म, ये फोर्स, और इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट आर क्रॉस एफ क्या कहलाएगा? टॉर्क कहलाएगा। तो हमने कहा था हम आर को एक्सटेंड करते हैं ताकि दोनों वेक्टर टेल टू टेल आ जाएं। ये इन दोनों का एंगल है। अब अगर आप आर क्रॉस एफ फाइंड करोगे अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल, इट इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन यूं, तो ये आपके पास एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग एक्ट कर रही है। और याद है हमने कहा था टॉर्क इज अ फ्री वेक्टर। टॉर्क इज अ फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर का क्या मतलब है? जो मुफ्त में मिलता हो। हाँ, ऐसा वेक्टर जिसकी टेल ओरिजिन पे ना हो, ओरिजिन से आजाद हो, उस वेक्टर को हम फ्री वेक्टर कहते हैं। तो यहाँ पे आपके पास जितने भी एक्सियल वेक्टर्स आ रहे हैं, ये सारे के सारे फ्री वेक्टर्स हैं। ऑल ऑफ दीज आर एक्सियल एंड फ्री वेक्टर्स। समझ आ गई? ओके, सो इस चैप्टर में आपने एक्सियल वेक्टर्स कौन कौन से टारगेट करने हैं मैं आपको बता देता हूँ। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर फोर्स, एंगुलर मोमेंटम, ये सारे आपके एक्सियल वेक्टर्स हैं। दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दिस इज एंगुलर वेलोसिटी, यानी इस चैप्टर का स्टार्ट और चैप्टर 3 का स्टार्ट सेम। एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर फोर्स, also called as moment of force, and angular momentum। और इंशाल्लाह इन सबको पढ़ेंगे भी और इनको रिलेट भी करेंगे लीनियर एनालॉग्स के साथ, क्योंकि जो काम यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करती है वही काम लीनियर मोशन में लीनियर डिस्प्लेसमेंट करती है। जो काम यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी करती है वही काम लीनियर मोशन में लीनियर वेलोसिटी कर रही होती है। तो इसके सारे के सारे एनालॉग्स हम चैप्टर 3 में पढ़ के आए हैं। दैट्स व्हाई दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी रियली वेरी इजी। ठीक है, यहां तक क्लियर? अच्छा, इसको देखें अब। पहला कॉन्सेप्ट हम रिव्यू करते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बिल्कुल जस्ट लाइक
मैंने आप लोगों को जो बॉडी सिखाई हुई है कि एक फिजिकल क्वांटिटी को कैसे प्रेजेंट करना है, जरा उसको देख लें, वेट करें थोड़ा, ठीक है। तो डेफिनेशन है, सिंबल है, एक्सप्लेनेशन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, नेचर बता दें, डायरेक्शन बता दें, अगर कोई साइन कन्वेंशन है तो साइन कन्वेंशन डिस्कस करें, और फाइनली यूनिट डिस्कस करें। व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? तो यहां पे एक डायग्राम बनाते हैं, कंसीडर दिस डायग्राम। देखें, यहां पे आपके पास एक बॉडी है, एक पॉइंट मास है, ठीक है। हियर इज अ पॉइंट मास व्हिच इज इन सर्कुलर मोशन अबाउट दिस फिक्स सेंटर O। ये पॉइंट मास है, ये अबाउट दिस फिक्स सेंटर O सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। ये इसकी इनिशियल पोजीशन है A। ये पॉइंट मास अपनी पोजीशन A से मूव करके एक नई पोजीशन B पर चला जाता है, ठीक है। और इस दौरान ये बनाता है कुछ एंगल थीटा। दिस एंगल थीटा इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। So what is angular displacement? It is simply the angle made by a body at the center of the circle. That's it. Yeah, it is an angle made by an arc at the center of the circle. फर्ज करो ये आर्क है जिसकी लेंथ है s, इस सर्कल का रेडियस है r। तो आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को कैसे डिफाइन करेंगे? The angle made by an arc at the center of the circle. या in other words, अगर पॉइंट A पे इसका पोजीशन वेक्टर RA है, पॉइंट B पर इसका पोजीशन वेक्टर RB है, तो it is the angle made by position vector of an object during its angular motion. जब एक ऑब्जेक्ट एंगुलर मोशन कर रहा है, पॉइंट A से B तक जा रहा है, तो उसका पोजीशन वेक्टर A से B तक जाते हुए सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बना रहा है उस एंगल को क्या कहेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। या फिर चैप्टर 1 से एक और डेफिनेशन लेके आओ, थीटा angular displacement, it is a ratio of length of arc to the radius of the circle. समझ आ गई? There are so many definitions for it. हम ये दो definitions mention कर सकते हैं at the most. It is the angle made by, ये plane angle ही है जो chapter 1 में पढ़ाया था. It is the angle made by position vector of an object during its angular motion. ठीक है? Yeah, we also call this, it is a ratio of length of arc to the radius of the circle. सिंबॉलिकली इसको थीटा से शो करेंगे और एक्सप्लेनेशन में आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। बाय नेचर इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बट फॉर स्मॉल एंगल्स ऑनली। अब जरा प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है। हमने ये मान लिया कि एक वेक्टर क्वांटिटी है लेकिन स्मॉल एंगल्स पे, फिर तो ये साबित भी करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, कुछ राइटिंग कर देते हैं। इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे? इस सारे चैप्टर में जितने भी वेक्टर्स हैं उनकी डायरेक्शन द राइट हैंड रूल से। और साइन कन्वेंशन हमें पता है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए पॉजिटिव है और क्लॉकवाइज रोटेशंस के लिए नेगेटिव है, ठीक है। तो अब जरा बात करते हैं कि कैसे ये छोटे एंगल्स पर एक वेक्टर क्वांटिटी है लेकिन बड़े एंगल पर वेक्टर नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि वेक्टर की क्या डेफिनेशन? अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैज एंड डायरेक्शन। यस, एंड द थर्ड थिंग दैट आई टोल्ड यू स्ट्रिक्टली कि उसके ऊपर अमल करना है वो क्या है? कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर क्वांटिटी के लिए ये जरूरी है कि उसका मैग्नीट्यूड भी हो
डायरेक्शन भी हो और वो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को भी फॉलो करे, तब कहीं जाके वो वेक्टर बनेगी। ठीक है, ओके, गाइड दीजिएगा मेरी। थैंक यू। अच्छा, अब आपको मैं समझाता हूँ कुछ यूँ। ये बुक है मेरे पास और ये देखिए आपको इस ओरिएंटेशन में नज़र आ रही है, फिजिक्स 11 लिखा हुआ नज़र आ रहा है सब? ठीक है। अच्छा, अब मैं इस बुक को 2 एंगुलर रोटेशंस दूंगा, थीटा 1 और थीटा 2, 90 डिग्री पे डिफरेंट डायरेक्शंस में, और कम्यूटेटिव लॉ के मुताबिक थीटा 1 प्लस थीटा 2 शुड बी इक्वल टू थीटा 2 प्लस थीटा 1। कम्यूटेटिव लॉ a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a। इन अदर वर्ड्स में ये कह सकता हूं कि मैं 2 रोटेशंस दूंगा a और b, और दोनों 90 डिग्री होंगी। ठीक है, अब हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है? a प्लस b शुड बी इक्वल टू b प्लस a। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? 90। डायरेक्शन क्या है वो मैं आपको शो कर देता हूं। अच्छा, इस वक्त आपको ये नजर आ रहा है फिजिक्स 11 ऑथर मोहम्मद तैयब, समझ आ गई? ये आपकी इनिशियल पोजीशन है। अब देखो मैं इस गाइड को रोटेट करता हूँ 90 डिग्री टुवर्ड्स यू, तो मैंने मैग्नीट्यूड भी बताया, डायरेक्शन भी बताई। मैग्नीट्यूड कितना है? 90 डिग्री, डायरेक्शन टुवर्ड्स यू, समझ आ गई? फिर मैं इसको 90 डिग्री की रोटेशन दे रहा हूँ टुवर्ड्स योर राइट। अब ये रिजल्टेंट है जो आप देख रहे हैं इस वक्त, दिस इज द रिजल्टेंट। रिजल्टेंट में आपको नजर आ रहा है रेफरेंस बुक फिजिक्स क्लास 11। इज इट क्लियर? दोबारा करते हैं और अपनी रोटेशन से याद करते हैं। हमारी पहली रोटेशन 90 डिग्री की, a टुवर्ड्स यू, b टुवर्ड्स योर राइट। तो रिजल्टेंट आपके सामने, ये बुक आपको फेस कर रही है, आपको क्लियरली लिखा हुआ नजर आ रहा है। अब पहले मैं टुवर्ड्स योर राइट जाऊंगा, फिर टुवर्ड्स यू। बताओ रिजल्टेंट सेम है? नहीं। दोबारा उधर से ही शुरू करते हैं। पहली दफा जब मैंने इसको रोटेट किया तो a प्लस b टुवर्ड्स यू टुवर्ड्स योर राइट, ठीक है, और आप ये वाला फेस देख रहे हो। वापस लाओ इसको, अब पहले टुवर्ड्स योर राइट देन टुवर्ड्स यू, तो रिजल्टेंट क्या दोनों सूत्रों में सेम है? नहीं। क्या पता चला कि बड़े एंगल्स पर ये क्वांटिटी कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे नहीं करती। ठीक है, अब आ जाओ छोटे एंगल्स पे, जरा छोटे एंगल पे चेक करते हैं ओबे कर रहा है कि नहीं। इधर एक छोटा एंगल, छोटा सा एंगल, तो ये थोड़ा सा आपकी तरफ डिस्प्लेस किया, थोड़ा सा आपके राइट की तरफ डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, देख रहे हो ओरिएंटेशन? ओके, थोड़ा सा आपकी तरफ, थोड़ा सा आपके राइट की तरफ। अब थोड़ा सा आपके राइट की तरफ, थोड़ा सा आपकी तरफ, सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा? दोबारा देखो, अ स्लाइट रोटेशन टुवर्ड्स यू, तो ये मैंने इसको उठा लिया, इस प्लेन से उठा लिया, पहले ये हॉरिजॉन्टली पड़ा हुआ था, तो स्लाइट रोटेशन टुवर्ड्स यू देन टुवर्ड्स योर राइट, क्योंकि मैं ऐसे 90 नहीं किया पहले की तरफ, थोड़ा सा आपकी तरफ उठाया, थोड़ा सा आपके राइट की तरफ चला गया, तो ये है आपका a प्लस बी। तो बुक आपको तकरीबन 45 पे टिल्टेड नजर आ रही है। ठीक है, अब थोड़ा सा आपके राइट की तरफ, फिर थोड़ा सा आपकी तरफ, तो दोनों सूरतों में रिजल्टेंट सेम आ रहा है। समझ आई कि नहीं आई? तो ये प्रूफ हुआ कि ये स्मॉल एंगल्स पर लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे कर रहा है, लेकिन बड़े एंगल्स पर ओबे नहीं कर रहा। ठीक है, अब एक सवाल बनता है, पूछ ले, वरना मैं पूछूंगा। छोटे एंगल्स पर वो वेक्टर लॉस को ओबे कर रहा है, वो तो साबित कर दिया कैसे। वो एंगल कितना है, कितने एंगल की रेंज में ये लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे करेगा, तो वो मैं बता देता हूं आपको। द रेंज ऑफ दिस एंगल शुड बी लेस देन 15 डिग्री। 15 डिग्री से कम के एंगल्स पर ये लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे करता है, इससे ऊपर जाओगे तो ये ओबे नहीं करेगा। समझ आ गई बात? ओके, कम टू द यूनिट। तो यूनिट क्या है इसका? ऐसा यूनिट तो हमें पता है, ऐसा यूनिट इज रेडियन, और बड़े यूनिट्स में रेवोल्यूशन आता है, डिग्री आता है, और हमें पता है एक रेवोल्यूशन में कितने डिग्रीज हैं? 360 डिग्रीज हैं, और कितने रेडियंस हैं? 2 पाई रेडियंस हैं। फिर हर एक रेडियन में कितने डिग्रीज हैं? 57.3 डिग्रीज हैं, और कितने रेवोल्यूशन हैं? 0.159 रेवोल्यूशंस हैं। समझ आ गई बात? तो ये हमने डिस्कस कर लिया बेसिक वेक्टर को। इस चैप्टर का सबसे बेसिक और सिंपलेस्ट वेक्टर जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है।
ठीक है. Now you can discuss angular velocity. Okay, what is angular velocity? तो इसके लिए भी similar pattern. Definition, symbol, mathematical form with the help of a diagram, and then we will discuss the nature. And nature के बाद direction, और direction के बाद the same sign convention. ठीक है. और sign convention के बाद यूनिट डिस्कस करें तो बिल्कुल पैटर्न सेम चलेगा. ओके, नाउ डिफाइन व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी. जैसे आपने लीनियर वेलोसिटी को डिफाइन किया था, लीनियर वेलोसिटी इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट. तो अब क्या कहेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. तो द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या द चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट per unit time is called angular velocity. For example, again consider करें उस सर्कल को. बॉडी इनिशियली उसका पोजीशन वेक्टर r है, बल्कि ये पॉइंट A पे है तो उसका पोजीशन वेक्टर r है. अच्छा, अब ये पॉइंट ए के मुताबिक मूव करके किसी पॉइंट बी पर जा चुकी थी और इसकी इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थी थीटा आई या थीटा ए. फिर कुछ टाइम के बाद ये मूव करके विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए कहां चली गई? किसी पॉइंट सी पर चली गई. अब इसकी फाइनल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू ए इज थीटा एफ. ठीक है. कितने टाइम में गई? डेल्टा टी टाइम में गई. तो अब एंगुलर वेलोसिटी डिनोटेड बाय ओमेगा, इसको डब्ल्यू नहीं कहना कभी, ये ग्रीक अल्फाबेट है. ठीक है. इट इज कॉल्ड एज ओमेगा. ये इसके स्पेलिंग्स हैं. अच्छा, मैथमेटिकली ओमेगा इज इक्वल टू द चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ये आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है. ओके, सो angular velocity is the angular displacement per unit time. So by nature it is a vector quantity. और direction as usual आप right hand rule के मुताबिक find करेंगे. Sign convention for anti-clockwise rotation angular velocity is taken as positive, but for clockwise rotation angular velocity is taken as negative. ठीक है. और यूनिट इसका क्या है? ऐसा यूनिट रेडियन पर सेकेंड. इसके जो अदर यूनिट्स हैं उनमें आपके पास आरपीएस, आरपीएम और सीपीएस और सीपीएम आएंगे. इनके मतलब क्या है? आरपीएस रेवोल्यूशन या रोटेशन पर सेकेंड, आरपीएम रेवोल्यूशन या रोटेशन पर मिनट, सीपीएस बोलो बोलो. हाँ, आ रहे साइकिल्स पर सेकेंड एंड साइकिल पर मिनट. ठीक है. एक्टिंग भी करते हैं ना, आता भी नहीं है फिर भी एक्टिंग करते हैं. साइकिल्स पर सेकेंड या साइकिल पर मिनट. याद रहेगा इंशाल्लाह. दिस इज इट फॉर टुडे. थैंक यू.